हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है सुहाग रात और अतीत। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माधवी और पवन की आज शादी हुई थी। पवन इस शादी से बहुत ही खुश था। माधवी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। माधवी और पवन की ज्यादा शादी से पहले एक दूसरे से बात ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि माधवी के पिता थोड़ी पुरानी सोच वाले थे। उन्हें शादी से पहले लड़का लड़की का बात करना और मिलना पसंद नहीं था। सुबह 6 बजे बारात विदा हुई। विदाई के बाद माधवी ससुराल आ गई। ससुराल में सारी रस्में निभाई, थोड़ा आराम किया। इस बीच पवन बार बार माधवी के आसपास चक्कर काट रहा था, उससे बात करने का मौका ढूंढ रहा था, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। पानी में अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई, तब भी पवन जान करके बार बार माधवी का हाथ पकड़ लेता, पर माधवी का चेहरा देख पवन को महसूस हुआ कि उसे उसका यूं हाथ पकड़ना अच्छा न लगा। फिर सोचा शायद उसका वहम हो। अधिकतर रिश्तेदार उसी शहर में रहते थे, इस कारण चले गए। घर में परिवार वालों के अलावा भुआ मौसी ही थी। पवन के दोस्तों ने सुहागरात के लिए बहुत ही अच्छे से कमरा सजाया था और बार बार उसकी जमकर खिंचाई भी कर रहे थे। पवन भी बहुत ही उत्सुक था, कम से कम अब माधवी से बात तो करने को मिलेगी आराम से। पवन माधवी के लिए पायल भी लाया था गिफ्ट में। सोच रहा था उसे अपने हाथों से पहनाऊंगा। वो घड़ी आ गई जिसका पवन को इंतजार था बेसब्री से। पवन कमरे में जाने लगा तो बाहरी दरवाजे पर उसकी बहन ने रोक दिया। बहन ने जितना नेक मांगा उतना पवन ने बिना किसी बहस के आराम से दे दिया। इस पर बहन ने छिड़ते हुए कहा, ओहो भैया, इतनी बेताबी भाभी से मिलने की, इतनी आसानी से जेब खाली कर दिया आपने आज। ये सुन पवन हंस दिया। पवन ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो देख हैरान था, कमरे की लाइट बंद थी, बस नाइट लैंप जल रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और लाइट ऑन की। देखा तो पलंग पर माधवी आराम से सो रही थी। वो माधवी के पास गया तो देखा माधवी ने लाल जोड़े की जगह सिंपल सा सूट पहन रखा था। सारे गहने भी उतार दिए थे। होठों पर ना लिपस्टिक थी, ना कोई साज सिंगार। माधवी गहरी नींद में सो रही थी। पवन को थोड़ी निराशा हुई, पर फिर लगा हो सकता है बेचारी थक गई होगी। कितनी रस्में होती है, रात को उसे अच्छे से नींद भी ना आई। अगले दिन सुबह जब पवन की आंख खुली तब माधवी आईने के सामने खड़ी बाल बना रही थी। पवन उठकर उसके पास गया और उसे बाहों में भर लिया। माधवी अचानक से परेशान हो गई और उसने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, आज कथा है, मम्मी जी ने कहा जल्दी तैयार होकर आ जाओ, आप भी तैयार हो जाए। पवन को जरा भी अच्छा न लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था माधवी उसे उसके पास क्यों नहीं आने दे रही थी। पवन ने पूरे दिन एक दो बार कोशिश और की, पर माधवी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे दूर कर लिया। पवन समझ नहीं पा रहा था कि माधवी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, या फिर वो खुद ज्यादा ही सोच रहा है। दोपहर को पवन के कुछ दोस्त घर आए। वो सुहागरात को लेकर उसकी टांग खींचने लगे। पवन का मन तो किया कि उनसे बात करे, फिर सोचा यदि कुछ कहा तो फालतू ही उसका मजाक बनेगा, इसलिए चुप रहा। सब दोस्त चले गए। पवन का एक करीबी दोस्त मनीष वहीं बैठा था। पवन को परेशान देख मनीष ने पूछा, क्या हुआ, कल तो बड़ा ही खुश था, आज मुंह क्यों लटका है तेरा। पवन ने अपने दिल की बात मनीष को बताई। मनीष ने हंसते हुए कहा, हर कोई तुम्हारी तरह बातों में शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा सब्र रख, भाभी को कुछ समय दे, एडजस्ट हो जाएगी। और वैसे भी लड़कियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आती है तो उन्हें एडजस्ट होने में कुछ समय तो लगता ही है यार। आज रात को पवन और माधवी हनीमून के लिए सिंगापुर जा रहे थे। पवन जब कमरे में आया तो देखा माधवी अपना बैग जमा रही थी। पवन ने करीब आते हुए कहा, मैं कुछ मदद कर दूं क्या। माधवी ने ठंडे स्वर में कहा, थैंक यू, मैं कर लूंगी। पवन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि माधवी का बस एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ टॉप और कुछ जींस थी, बस कोई भी स्टाइलिश ड्रेस या छोटे कपड़े कुछ भी नहीं था। माधवी से बड़ा बैग तो पवन का था। उसने सोचा लड़कियों को तो कपड़ों, गहनों और मेकअप का कितना शौक होता है,
उसे तो वहाँ कोई पाबंदी भी नहीं है, वो स्टाइलिश ड्रेस या छोटे कपड़े भी पहन सकती है। पवन ने सोचा शायद उसे शौक नहीं होगा। पूरे रास्ते हवाई जहाज में भी माधवी के मुंह पर चुप्पी का ताला लगा हुआ था। पवन जितना उससे पूछता उतना ही उसे जवाब मिलता। पवन तो माधवी की सादगी पर पहले दिन ही मर मिटा था, सपनों में खोया रहता था, पर माधवी ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। वो बस किसी तरह अपने दिल को समझा रहा था। माधवी के होठों पर छोटा सा काला तिल, थोड़ी सी उठी हुई छोटी सी नाक, हंसते हुए गालों पर पड़ते डिंपल, लहराते काले घुंघराले बाल। बस माधवी का रूखापन पवन को समझ नहीं आ रहा था। सिंगापुर में होटल के कमरे में पहुंचकर माधवी ऐसे सहम गई जैसे पवन उसका पति नहीं, कोई अजनबी हो। पवन ने सोचा शायद माधवी हनीमून में थोड़ा बहुत खुल जाएगी। रात को सिंगापुर पहुंचकर दोनों फ्रेश हुए। पवन ने माधवी के लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर का प्रबंध करवाया। वहाँ बहुत ही सुंदर सजावट थी। दोनों ने डिनर किया। वहाँ म्यूजिक भी चल रहा था, कुछ कपल डांस कर रहे थे। पवन का भी मन किया माधवी के संग डांस करे। उसने माधवी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो डांस करते हैं। माधवी ने कुछ जवाब न दिया, चुपचाप पवन के साथ डांस कर रही थी, पर होकर भी वो वहां न थी ऐसा पवन ने महसूस किया। पवन ने माधवी से कहा, तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। माधवी जब कमरे में गई तो वहां कमरा फूलों से सजा हुआ था। सब तरफ कैंडल जल रहे थे, केक रखा हुआ था। इतने में पवन भी आ गया और बोला, कैसा लगा सरप्राइज? माधवी ने कोई भी रिएक्शन ना दिया और बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। पवन इंतजार कर रहा था, सोच रहा था शायद माधवी बन सवर कर आएगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ। बाथरूम से नहाकर जब माधवी निकली तो बच्चों जैसा नाइट सूट पहने हुए थी। ये देख पवन का दिल जल गया। सोचने लगा, कैसी लड़की है, क्या इसे कोई अरमान नहीं है? अब पवन से सहन न हुआ। उसने झुंझला कर कहा, माधवी तुम्हें शादी का मतलब पता है या नहीं? माधवी कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ये देख पवन घबरा गया और बोला, माधवी मेरा यह मतलब नहीं था, सॉरी। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? जवाब दो माधवी। माधवी धीमे से बोली, पवन मुझे कुछ टाइम दे दो प्लीज। पवन ने कहा, मैं तैयार हूँ, पर थोड़ा मुस्कुरा तो दो, कम से कम दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं ना मेरे साथ। पर हनीमून में भी दोस्ती करने की सारी कोशिश पवन ही कर रहा था। माधवी वहां होकर भी वहां नहीं थी। पवन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे बात करे। दोस्तों में से किसी से बात करेगा तो वे उसका मजाक उड़ाएंगे कि वह अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख पाया। अपनी पत्नी माधवी का बर्फ जैसा ठंडा व्यवहार पवन को अंदर तक जला देता था। पवन जैसे ही रात में माधवी के करीब जाने की कोशिश करता तो माधवी की घिग्गी बन जाती। पवन को ऐसा महसूस होता जैसे वह कोई बलात्कारी हो। पवन का मन सिहर उठता, वह माधवी को परे धकेल देता। कभी पवन को लगता कि माधवी के मम्मी पापा से बात करे या उसकी सहेलियों से कि आखिर माधवी को कोई समस्या है क्या। सिंगापुर से सीधे माधवी और पवन मुंबई चले गए, जहां पवन की नौकरी थी। अगले दिन पवन के ऑफिस जाने के बाद माधवी ने घर की काया पलटी कर दी थी। पवन जब ऑफिस से घर आया तो हैरान रह गया। माधवी की चुप्पी तो नहीं टूटी थी, पर वह घर में पवन के साथ रज बस गई थी। एक दिन पवन ने माधवी को उदास देखकर कहा, घर की याद आ रही है क्या? तुम शादी के बाद से एक बार भी अपने नहीं घर गई हो। तुम्हारे पगफेरे की रस्म भी होटल में ही कर दी गई थी। माधवी ने कहा, नहीं पवन, मैं ठीक हूँ। पवन को याद आया कि माधवी को उसने कभी अपने घर बात करते ही नहीं देखा, और ना ही वह और लड़कियों की तरह सारा दिन अपने मोबाइल में लगी रहती है। एक दिन रात के 9 बज गए थे। पवन अभी तक ऑफिस से नहीं आया था और माधवी बेचैनी से पवन की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही पवन ने घंटी बजाई, माधवी ने दौड़कर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बोली, कहाँ चले गए थे? पवन मुस्कुराते हुए बोला, माधवी जल्दी से कपड़े बदल लो, चलो आज डिनर करने बाहर चलते हैं, आज मेरा ऑफिस में प्रमोशन हुआ है। माधवी ने एक सादा सा सूट पहनने के लिए निकाल लिया कि तभी पवन ने कहा, रुको। फिर अलमारी में से
एक नीले रंग का गाउन निकालकर माधवी को दे दिया और साथ में मोतियों का सेट भी। जब माधवी तैयार होकर आई तो पवन ने कहा, माधवी आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि आंखें ठहर नहीं रही है मेरी। माधवी ने शर्माते हुए कहा, पवन तुम कुछ भी बोलते रहते हो। पवन कार ड्राइव करते समय सोच रहा था, शुक्र है कम से कम आज माधवी हंसी तो। डिनर करते हुए पवन ने माधवी से उसकी पसंद नापसंद दोस्तों के बारे में बातचीत की, पर परिवार की बात करते ही माधवी चुप हो गई। पवन को इतना तो समझ आ रहा था कि कोई बात तो है जो माधवी के परिवार से जुड़ी हुई है। 1 माह बीत गया था। माधवी बोलती तो अब भी कम ही थी, परंतु इस जीवन में रच बस गई थी। पवन की पसंद नापसंद भी माधवी जान चुकी थी। खाने में क्या बनाना है जैसी छोटी सी बात को भी वह पवन से 10 बार पूछती थी। कोई भी फैसला माधवी अपने आप से लेने में सक्षम नहीं थी, सब पवन से ही पूछकर करती थी। पवन धीरे धीरे माधवी को घर के साथ साथ बाहर के काम की भी जिम्मेदारी देने लगा। जो माधवी घर से बाहर पैर निकालने में पहले झिझकती थी, अब वही मुंबई के हर कोने से परिचित हो गई थी। परंतु माधवी और पवन का रिश्ता अब भी उतना ही औपचारिक था। शादी के बाद करवा चौथ का त्योहार आ गया था। पवन माधवी के लिए मम्मी के कहे अनुसार साड़ी, गहने और चूड़ियां ले आया था। करवा चौथ वाले दिन वो ऑफिस से जल्दी आ गया। उसने माधवी को कुछ काम ही नहीं करने दिया। उसके हाथों में मेहंदी लगवाई, रात का खाना भी बाहर से पैक करवा लाया। रात में पवन ने माधवी को अपने हाथों से खाना खिलाया तो माधवी बोली, मैं बहुत खुश हूँ पवन। पवन बोला, मैं कब हैप्पी होऊंगा। माधवी पवन की बात सुनकर एकदम से सकपका गई। करवा चौथ की रात को माधवी इतनी सुंदर लग रही थी कि पवन चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाया था। पर माधवी के बर्फ जैसे ठंडे शरीर को बाहों में लेते ही वह सिहर उठा। अब तो पवन को यह लगने लगा था कि शायद उसमें कोई कमी है जिस कारण माधवी को वह उत्तेजित नहीं कर पाता है। पवन इतना परेशान हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया कि वह कुछ दिनों के लिए कहीं चला जाएगा। जब उसने माधवी को कहा वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है तो माधवी भी अपना सामान रखने लगी। तभी पवन बोला, माधवी मैं अकेले जा रहा हूँ, तुम नहीं। तुम तो मेरी परछाई से भी दूर भागती हो, तो तुम यहाँ पर अपनी कंपनी एंजॉय करो। माधवी को पवन से यह उम्मीद नहीं थी, पर वह क्या बोलती। पवन गोवा चला गया, पर उसका मन वहां भी न लगा। गोवा से जब तीसरे दिन पवन लौटा तो माधवी ने पवन से कहा, देखो मैं बुरी ही सही, पर तुम आगे से मुझे इस तरह छोड़कर मत जाना पवन। पता है मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा महसूस कर रही थी। पवन ने कहा, माधवी तुम एक रोबोट हो, तुम्हारे अंदर कोई संवेदना नहीं है, पर मैं एक इंसान हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी शारीरिक जरूरतों का क्या करूँ। तुम क्या किसी और से प्यार करती हो या फिर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। माधवी ने कहा, पवन ऐसा नहीं है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह शादी मेरी गलती की सजा है, और वह गलती जिसे मैंने जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में किया था। अचानक माधवी रोने लगी। पवन सकते में आ गया और बोला, क्या यह शादी तुम्हारे लिए एक सजा है। पवन को बहुत तेज गुस्सा आ गया। मन किया कि माधवी से पूछे, जब शादी का मन नहीं था तो क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। माधवी के मुंह से बात तो निकल गई थी, पर उसे समझ आ गया था कि पवन उससे आहत हो गया है। शाम को जब माधवी पवन के लिए चाय लेकर आई तो चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। पवन ने कहा, माधवी मुझे पूरा सच जानना है, मुझे जबरदस्ती के रिश्ते से मुक्त कर दो। माधवी भर्राई आवाज में बोली, पवन पूरा सच जानकर आप मुझसे नफरत करने लगोगे और शायद घर से चले जाने को भी कह दो। पवन मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ, यह घर मुझे अपना लगता है, आप मुझे अपने लगते हो। पवन प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, माधवी मैं तुमसे एक पति की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त के तौर पर बात करना चाह रहा हूँ। माधवी ने कहा, जब मैं कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी तब मेरी जिंदगी में विपिन नाम का लड़का आ गया था। मैं उसे बेहद प्यार करने लगी थी, वह भी मुझे बेहद चाहता था। मेरे ऊपर इश्क का जुनून कुछ ऐसा छाया कि मैंने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया, जिसे हमारा समाज गलत समझता है। जब मेरे माता पिता मेरे लिए लड़का देखने लगे
तब मैंने उन्हें विपिन के बारे में बताया, पर इस बात से मेरे पापा भड़क गए और बोले, उस लड़के से तेरी शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो वो दूसरी जाति का है और आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं है वो। मैंने ये बात विपिन को बताई तो उसने कहा, कुछ सोचने का समय दो मुझे। एक दिन जब मुझे पता चला कि आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मैं रात को घर से कुछ रुपए लेकर निकल गई और विपिन के फ्लैट पर पहुंच गई। विपिन मुझे इस तरह देख हैरान रह गया। उसके 2 दोस्त और भी थे जो उसके साथ वहीं रहते थे, मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। विपिन मुझे कमरे में ले गया और मैंने उससे कहा, चलो भाग चलते हैं विपिन और शादी कर लेते हैं। इस पर विपिन ने कहा, देखो ये सब मुझसे नहीं होगा माधवी, और तुम जैसी ना जाने कितनी लड़कियों से मेरे संबंध थे। अब क्या सबके साथ भाग जाऊं और शादी कर लूं? ये प्यार की बातें 4 दिन ही अच्छी लगती है और शादी भी 4 दिन का ही मजा देती है, समझी ना? फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे उससे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी। मैंने गुस्से में उसे एक तमाचा मार दिया तो वो भड़क गया और बोला, निकलो यहाँ से। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी, और जाकर पहले सेक्स एजुकेशन लो, फिर शादी वादी के बारे में सोचना। निहायती ठंडी हो तुम। अब मेरे पास घर वापस जाने के अलावा कोई रास्ता न था। जब मैं विपिन के हाथों अपमानित होकर अपने घर पहुंची तो मम्मी पापा बहुत गुस्से में थे। भैया ने 3-4 थप्पड़ लगाए। पापा मुझे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। सभी ने मुझे चरित्रहीन और गिरी हुई लड़की समझ लिया। किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। चाहती थी कोई तो मुझसे बात करे, मेरे साथ मेरे दर्द को बांटे। पवन, मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने विपिन पर भरोसा किया और उससे सच्चा प्यार किया और अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। पर कभी लगता है मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कोई फैसला लेना ही नहीं आता। फिर लगता है शायद विपिन ठीक ही कहता है, मैं लायक नहीं हूँ। आप लोग कब आए, कब मेरी शादी तय हुई, मुझे शायद कुछ भी याद नहीं। और फिर माधवी फुट फुट कर रोने लगी। उसकी हिचकियां बंध गई, पर फिर भी वह आगे बोलती रही, मैं आपके काबिल नहीं हूँ पवन। मैं आज तक आपके साथ पति पत्नी का रिश्ता नहीं बना पाई हूँ। शायद मैं कभी किसी पुरुष को खुश नहीं कर पाऊंगी। यह सब सुन पवन मौन रहा। उसने माधवी को पानी पीने को दिया और सोने को कह दिया। इधर माधवी पूरी रात करवटें बदलती रही और पवन जाकर बालकनी में झूले पर बैठ गया। सोचने लगा, माधवी का पहले से ही संबंध था। ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, पर वो कोशिश कर रही थी मेरे करीब आने की। बॉयफ्रेंड तो किसी का भी हो सकता है, बहक तो कोई भी जाता है। इसमें उसकी क्या गलती जो विपिन जैसे लड़के ने उसे धोखा दे दिया। गर्लफ्रेंड तो मेरी भी थी, उसने भी तो मुझे छोड़ किसी और से शादी कर ली। और चाहती तो माधवी मुझसे ये सब छिपा कर मेरे साथ खुश रह सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। अगले दिन सुबह जब माधवी उठी तो पवन चाय लेकर कमरे में आया और बोला, मैंने बहुत सोचा माधवी, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो? विपिन को भूल जाओ और नई जिंदगी को खुले दिल से स्वीकार करो। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो कह दो, मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त कर दूंगा। माधवी झिझकते हुए बोली, पवन, क्या आप मुझे चरित्रहीन गिरी हुई लड़की नहीं मानते हो? पवन ने कहा, देखो, प्यार हर किसी को हो सकता है, कोई भी बहक सकता है। मैं खुद एक लड़की से प्यार करता था। माधवी ने कहा, अगर मैं आपको पूरी उम्र पत्नी का सुख नहीं दे पाई तो? पवन ने कहा, माधवी, मेरे लिए तुम्हारा प्यार और सम्मान शारीरिक नजदीकी से अधिक जरूरी है। फिर डॉक्टर्स है ना, हम तुम्हें उनको दिखाएंगे। और सबसे पहले अतीत के पन्ने को फाड़ दो माधवी। खुद को अतीत से मुक्त करके मुझे खुले दिल से अपना लो माधवी। और इसका एक ही तरीका है, विपिन और अपने परिवार के साथ साथ स्वयं को भी माफ कर दो। तुम्हारे परिवार ने जो भी किया वह सही है या गलत मुझे नहीं पता है, पर तुम उन्हें माफ कर दो और आगे बढ़ो। जब तक तुम स्वयं को अतीत से मुक्त नहीं करोगी, इस रिश्ते को अपना नहीं पाओगी। उस रात घर का कोना कोना खुशियों से भर गया था। माधवी लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। माधवी ने खुद अपने हाथों से पवन की पसंद का सारा खाना बनाया था। पवन आगे बढ़कर
माधवी को गले लगाने ही वाला था कि कुछ सोचते हुए एकाएक रुक गया। माधवी ही चुपके से पवन के गले लग गई। माधवी के दिल से अतीत का बोझ हट गया था। वो खुद पवन को दिल से स्वीकार करना चाहती थी। तब पवन को ऐसा महसूस हुआ मानो आज वास्तव में माधवी अपने अतीत से मुक्त होकर उसकी बाहों में पिघल रही थी। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। दोनों बहुत ही खुश थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।